नमस्कार दोस्तों। जब से सभ्यता का विकास हुआ है, पूरे विश्व में 2 तरह के वर्ग होते हैं। एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। ये वर्ग तरल अवस्था में होते हैं, यानी अमीर वर्ग कभी भी गरीब वर्ग में बदल सकता है और गरीब वर्ग कभी भी अमीर वर्ग में बदल सकता है। पर भारत में स्थितियाँ थोड़ी विभिन्न प्रकार की है। भारत में वर्ग की जगह वर्ण की व्यवस्था की गई है। ब्राह्मणों ने बड़ी ही चालाकी से भारत की व्यवस्था को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबको अलग-अलग काम दिए गए हैं। जैसे ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त करने का और ज्ञान देने का, क्षत्रिय को युद्ध करने का, लड़ाई झगड़े करने का, वैश्य को पैसा कमाने का और शूद्र को इन तीनों चारों वर्णों की सेवा करने का। अब ये वर्ण व्यवस्था का फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ? फ़ायदा तो केवल ऊपर वाले वर्णों को हुआ है और इसका नुकसान पूरा का पूरा भारत को भुगतना पड़ा है। लगभग 600 साल तक गुलाम बन के रहना पड़ा है। क्यों? क्योंकि शूद्र क्यों किसी की लड़ाई में कूदेगा? उसको तो पहले से गुलाम बना रखा है। अब उसको गुलामी करनी है, चाहे वो अंग्रेज़ों की करे, चाहे वो हिंदू राजाओं की करे, चाहे वो मुग़ल राजाओं की करे, उसको तो गुलामी करनी है। वो किसी राजा की लड़ाई में क्यों कूदेगा? अगर उसको मेन स्ट्रीम में रखते तो भारत कभी भी गुलाम नहीं हो सकता था। भारत की गुलामी का मुख्य कारण वर्ण व्यवस्था ही है भाई दोस्तों। हमारे ऊपर हमला हुआ तो उसमें शूद्रों का कोई रोल नहीं रहा। दूसरी बात दोस्तों कि प्रतियोगिता ख़त्म हो जाती है। जैसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा। इस प्रकार से करोड़ों शूद्रों की जो कंपटीशन है वो बाहर किए जाते हैं ब्राह्मणों की अपेक्षा। क्योंकि न तो शूद्र का बेटा कभी पढ़ सकता है, न युद्ध कर सकता है, न व्यापार करके पैसा कमा सकता है। इसलिए शूद्रों को बिल्कुल एक तरफ़ा कर दिया गया है। इसी प्रकार न तो क्षत्रिय ज्ञान प्राप्त कर सकता है, न ज्ञान दे सकता है। इसी प्रकार न वैश्य युद्ध कर सकता है। तो सबके अलग-अलग काम बाँटने से मतलब पूरी तरीके से भारत का विभाजन पहले ही कर चुके हैं। इससे फ़ायदा तो हिंदुस्तान को हुआ नहीं, हालांकि नुकसान ही नुकसान हुआ है। कुछ राजनेता जैसे गांधी जी जैसे लोगों ने इनको मेन स्ट्रीम में लाने के बहुत प्रयास किए। इन प्रयासों में उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए, पर वो मौलिक रूप से नहीं थे। वो बदलाव मौलिक रूप से नहीं थे। शूद्रों को मतलब इस जगह खड़ा करने के लिए इसके पीछे बहुत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे। भारत के लोग ब्राह्मण सिद्धांत बनाने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने कर्म का सिद्धांत दिया है, यानी उन्होंने बोला है कि आपके पिछले कर्मों के हिसाब से ही आपको शूद्र वर्ग में जन्म मिला है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो अगली बार आपको ब्राह्मण में मिल जाएगा जन्म। पर ब्राह्मण होना क्यों है? शूद्र होना क्यों है? ये वर्ण व्यवस्था क्यों है? पिछले कर्मों के फल को मानते हुए शूद्र भी इस चीज़ को मान लेते हैं और अपनी किस्मत का ठीकरा फोड़ के इसके पीछे-पीछे चलने लग जाते हैं। गांधी जी ने और विनोबा जी ने मंदिरों की तरफ इनको किया, पर मंदिरों में जाना ही क्यों है? मैं तो कहता हूँ मंदिरों में जाना ही बंद कर दो। चाहे ब्राह्मण आपके कितने ही पाँव पड़ जाए, पर मंदिरों में जाओ मत हो। मंदिरों में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये एक क्रांति की बात है। किसी मंदिर में क्यों जाओगे आप? उन मंदिरों में आप जाना चाहते हो जिन मंदिरों ने आपको गुलाम किया, जिन मंदिरों ने आपको शोषित किया, जिन मंदिरों में आपको वंचित रखा। उन मंदिरों में जाके आप साबित क्या कर सकते हो? जो गुलामी आज़ादी के पहले थी, वही गुलामी आज की तारीख में हमें देखने को मिलती है। मंदिरों में ले जाने की प्रवेश के वो जो मंदिरों में ले जाने की जो एक प्रयास है, वो केवल वर्ण व्यवस्था को दोबारा से लागू करने का एक सफल प्रयास हो सकता है।
क्योंकि संविधान लागू होने के बाद में काफ़ी समय से वर्ण व्यवस्था टूटती हुई नज़र आ रही है और शूद्र करोड़ों की जनता में है और उनको वापस मंदिरों की ओर ले जाने का मतलब है उनको वापस वंचित करना या फिर उनका इस्तेमाल करना, उनका पैसा लेना और उनका श्रम लेना। उससे क्या होता है कि शूद्र वर्ग है जो चेतना से सोचने लगा है, जो आगे बढ़ने की सोचने लगा है, उनको वापस मंदिरों में पूजा पाठ में घुसा के ये वापस उसी जगह पे लाना चाहते हैं, यानी उनको गुलामगिरी में ही डालना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हिंदू होना ज़रूरी क्या है, मुस्लिम होना की ज़रूरत क्या है, ईसाई होने की ज़रूरत क्या है, बौद्ध होने की ज़रूरत क्या है, जैन होने की ज़रूरत क्या है? क्या इंसान होना काफ़ी नहीं है? इंसान होना ही काफ़ी होता है। जैसे दुनिया में दो वर्ग है, अमीर गरीब, जिनमें तरलता है, ठोस नहीं है, उसी प्रकार भारत में भी वर्ण व्यवस्था ठोस नहीं होनी चाहिए, तरल होनी चाहिए या फिर होनी नहीं चाहिए। इतना काफ़ी है कि हम इंसान हैं और इंसान बने रहें। इसी के साथ में मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। अगली वीडियो में आपका नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें। ओके, बाय।